अनोखा सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है अनोखा सबक। लखनऊ शहर में मनोरमा जी अपने पति अशोक जी के साथ रहती हैं। मनोरमा जी का एक बेटा पीयूष और एक बहू प्रिया है और सभी एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। अशोक जी जल्दी 55 साल के होने वाले और वो रिटायरमेंट के बाद अपनी बची खुशी जिंदगी सुकून से अपनी पत्नी मनोरमा जी के साथ गांव जाकर बिताना चाहती हैं। एक रोज अशोक जी ऑफिस को जाते हुए अपनी पत्नी मनोरमा जी से कहते हैं, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, आज मेरी एक बात ज़रूरी मीटिंग है। तो मनोरमा कहती, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, कम से कम अपना लंच तो लेते जाइए। अशोक जी अपना लंच उठाते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बहू अपनी सास ससुर में इतना प्यार देखकर मन ही मन कहती है, देखो उम्र 55 है और दिल बचपन का, बुढ़ापे में भी प्यार कम नहीं हुआ है इनका। जहाँ इनको अपने दाह संस्कार के लिए पैसे जोड़ने चाहिए, वहाँ वो लोग गांव जाकर मौज मस्ती करने की सोच रहे हैं और वो अपने मुंह को टके हुए बोलती हैं, खैर मुझे क्या। तभी उस दिन देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। शाम के 8 बज रहे होते हैं तो मनोरमा जी कहती, अरे आज तो कितना शाम हो गई है, लेकिन ये अभी तक घर क्यों नहीं आए। रोज तो 6 बजे घर आ जाते थे, लेकिन आज तो 8 बज गए। ऐसी भी क्या ज़रूरी मीटिंग थी जो पूरा दिन लग गया। मनोरमा जी घर के गेट के पास यहाँ से वहाँ चक्कर काटते हुए अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है और वो जल्दी से जाकर फ़ोन उठाती हैं। वह जैसे ही फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या मेरी बात अशोक जी की फैमिली मेम्बर में हो रही है? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी मनोरमा बोल रही हूँ, कहिए क्या बात है? जी मैडम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ मैडम, आपके पति का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका स्कूटर ट्रक के नीचे आ गया था, जिससे उनको काफ़ी गंभीर चोट आई और हम लोग जल्दी जल्दी इन्हें अस्पताल लेकर आए, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब जल्दी से हॉस्पिटल आकर उनकी डेड बॉडी ले जाइए। यह सुनते ही मनोरमा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती हैं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर उनकी बहू रसोई घर से बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप अचानक इस तरह क्यों रो रही हैं? बताइए, बहुत घबराहट हो रही है, जल्दी से बताइए हुआ क्या है? तुम्हारे बाबूजी, क्या बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे? उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते वो हम सबको छोड़कर चली गए। उनकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी है। उधर उनके बेटे को भी फ़ोन किया जाता है। जैसे उनके बेटे को यह खबर मिलती है तो वो अपनी ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। बाबूजी की डेड बॉडी को घर ले आते हैं। सुबह होते ही वो अशोक जी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अशोक जी के मरते ही बेचारी मनोरमा जी अकेली और विधवा हो जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। 13 दिन पूरा होते ही उनका बेटा भी अपने काम पे निकल जाता है और बस फिर क्या था, फिर उनकी बहू उस घर पे अपना राज चलाना शुरू कर देती है। वो बेचारी मनोरमा जी पे बहुत अत्याचार करती है। माँ जी, जब भी देखो आप बस बाबूजी की तस्वीर को ही देखती रहती हो। अरे जाने वाला चला गया, लौट कर नहीं आएगा, और जितना समय आप इन सब में बर्बाद करती हो, इतने में तो मैं घर का काम काज ही कर लिया करो, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाए करेगी। और बहू ने झाड़ू और पोछा मनोरमा जी के हाथ में थमा दिया और बोली, तो ठीक है, झाड़ू पोछा और बर्तन कर देना, और इतना सब करने के बाद बाथरूम में मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, उसे भी धो देना। वह क्या है ना मम्मी जी, कल ही मैंने कोर करवाया है, तो यह सब करने में मेरे हाथों का नेल पेंट खराब हो जाएगा और इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहिए, समझिए। आप यह देखकर मनोरमा जी सोचने लगी, मुझे नहीं पता था कि जिस बहू को मैंने अपनी पलकों पे बैठा कर रखा वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी, यह मैंने सोचा नहीं था। मनोरमा जी ने अपने आप को किसी तरह संभाला और बहू से कहा,
बहू, अगर मेरी हालात यह सब करने लायक होती तो मैं कहाँ बैठकर खाने वाली थी। अब मेरा शरीर असहाय हो गया है। मेरे घुटने और कमर में दर्द के कारण मैं यह सब काम नहीं कर पाती हूँ। फिर भी तुम कहोगे तो मैं छोटे मोटे जितने भी काम मुझसे होंगे मैं कर दिया करूँगी। उस दिन के बाद से मनोरमा जी बिना कहे छोटे मोटे काम कर दिया करते थे, लेकिन फिर भी बहू हमें बरबराती रहती। फिर भी मनोरमा जी सब कुछ बर्दाश्त कर जाती और अपनी बेटे से कुछ नहीं कहते। एक दिन मनोरमा जी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब थी, शायद उन्हें थोड़ा बुखार भी था। इसी वजह से वे अपने कमरे में आराम कर रही होती हैं। जिसे देख प्रिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बरबराते हुए कमरे में आ जाती है। इसे तो कोई चिंता ही नहीं है, घर के सारे काम करे हैं और ये बुढ़िया आराम किए जा रही है। देखो तो इस बेशर्म को कैसे सोई पड़ी है। अपने घर बाहर की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसे में तो जैसे इसकी नौकरानी हो ना, जो दिन भर काम करो। चल उठ अब, और इसके ऐसी खबर लूँगी कि इसे अच्छे से समझ आ जाए कि बहू जब अत्याचार करती है तो कैसा लगता है। अभी मज़ा चखाती हूँ उसे। इसके बाद नायक टेबल पर रखे गिलास में से पानी लेती है और मनोरमा जी के मुंह पे फेंक देती है, जिसे घबराकर मनोरमा जी एकदम से जल्दी से उठ जाती है और कहती है, वह क्या हुआ। प्रिया चिल्लाते हुए कहती है, बुढ़िया काम चोरी की भी हद होती है। जब देखो अपनी कमरे में पड़ी रहती हो, इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए तो घर के काम करने पड़ेंगे। और हाँ, घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी। बेचारा मेरा पति सुबह सुबह निकल जाता है और रात को काम पर लौटता है। एक तुम हो जो उनकी माँ, जिन्हें बस खाली परी बनी कहानी की चाहिए। तभी मनोरमा जी अपनी बहू से कहती है, बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मुझसे कुछ काम नहीं होगा, आज तुम ही घर के काम निपटा लो। इस पर उनकी बहू प्रिया कहती है, बुढ़िया कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से उठ और काम निपटा, वरना आज तुझे अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। फिर आराम फरमाना, भूखे पेट समझी अपनी बहू की बातें मनोरमा जी को बुरी तरह से चुप जाती हैं और वो बेचारी बीमारी में भी उठकर काम करने लग जाती है। इधर निहाल को अपने ज़रूरी मीटिंग के लिए उसे बाहर जाना पड़ जाता है तो वो अपनी पत्नी प्रिया से कहता है, मैं आज ज़रूरी मीटिंग से बाहर जा रहा हूँ, तो माँ का ख्याल रखना। प्रिया संस्कारी बहू बनते हुए कहती है, अरे माँ जी का ध्यान नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके पैर ज़मीन पर भी नहीं रखने दूँगी। वो इतना जल्दी में रहता है कि अपनी माँ को देख भी नहीं पाता है। और उधर मनोरमा जी बेचारी भूखे प्यासे किचन में काम निपटाने में लगी रहती है। भूखे होने के कारण उनमें इतनी कमजोरी आ जाती है कि वो दूध का पतीला फ्रिज में रखने जा रही होती है, लेकिन सारा दूध उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे प्रिया देख लेती है और मनोरमा जी पर आग बबूला होते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती है, भगवान, इस औरत ने तो हमें बर्बाद करने की ठानी है। अरे नुकसान के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं। इसके बाद वो आओ न देखती न ताओ मनोरमा जी को बालों से घसीटते हुए घर से बाहर की तरफ ले जाती है और कहने लगती है, बुढ़िया आज तो बाहर ही आंगन में सोएगी, तूने मेरा इतना नुकसान किया है, इसकी भरपाई तुझे भूखे रहकर चुकानी पड़ेगी। मनोरमा जी बेचारी बहू के आगे हाथ जोड़ती रह जाती है, बहू ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से मैं ध्यान रखा वो करूँगी, काम करो, मुझे बस एक रोटी ही दे दो, भले ही सूखी या बासी, बहू मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वो रोते गिड़गिड़ाते रह जाती है, लेकिन मजाल है कि बहू के कान में जरा सी भी चू देगा। वो मनोरमा जी बेचारी धम से ज़मीन पर गिर जाती है और अपने पति अशोक जी को याद करके रोने लगती है। अरे ज़रा तो पहले मुझे चाहिए था, आप क्यों चले गए। देखो आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है, आज एक एक रोटी के लिए मोहताज कर दिया है बहू ने। रोते रोते वो उल्टी कर देती है, जिससे पूरी आंगन में गंदगी फैल जाती है। बहू
जब शबीने उठकर जैसे दरवाज़ा खोलती है, उसका तो देखकर खून कौन उठता है। वो मुंह को साड़ी के पल्लू से रखते हुए बोली, बुढ़िया ये तूने क्या किया? पूरी आंगन में इतनी गंदगी फैला दी। तू खुद बीमार रहती है, अब क्या मुझे भी रोगी बनाएगी? अब बैठे क्या है, इसे जल्दी से साफ कर और हाँ, घर के अंदर कदम मत रखना। समझी बहू दंदनाते हुए अंदर जाती है और एक बाल्टी में पानी पोछा लेकर आती है और बोलती है, ले साफ कर बुढ़िया इसे जल्दी, बहुत ही बदबू आ रही है और हाँ, अच्छे से साफ करना, एक भी मक्खी लगनी नहीं चाहिए यहाँ पर। तू सोच लेना, तेरी खैर नहीं। मैं तेरे कपड़े लेकर आ रही हूँ, बाहर आंगन में ही नहा लेना। इस पर मनोरमा जी कहती है, पर बहू मैं बाहर खुली आंगन में कैसे नहाऊंगी? समझिए मनोरमा जी के पोछा लगाने के बाद प्रिया उनके कपड़े बाहर गेट पे फेंक चली जाती है। बेचारी मनोरमा जी अपनी साड़ी उठाती है और उसे वहाँ लगे पेड़ में चारों तरफ से बांध कर घेर लेती है, जिससे कि नहाते हुए उन्हें कोई देख न सके। इधर बहू सोफे पर बैठकर आराम से अपनी माँ से बात कर रही थी, जो अपनी बेटी को ज्ञान बांट रही थी। बेटा तू एक काम कर, तू बुढ़िया को घर के कागजात पर कैसे न कैसे करके साइन करवा ले और बुढ़िया को बेहोश करके कहीं दूर छोड़कर उससे छुटकारा पा। और जब बेटा आए और मुझे तू बोल देना कि माँ जी मंदिर गई है। वह अपनी माँ के न लौटने पर थोड़ा ढूंढेगा और फिर हाथ थक कर खुद बैठ जाएगा। इस पर प्रिया कहती है, अरे माँ, तुम्हें लगता है बुढ़िया मेरे कहने पर साइन कर देगी? अरे बुढ़िया बहुत ढीठ है, ये नहीं करने वाली। तभी उसकी माँ के दिमाग में एक घिनौना आइडिया आता है और वो अपनी बेटी प्रिया से कहती है, तू एक काम क्यों नहीं करती? बुढ़िया खुद पर खुद साइन कर देगी। अच्छा माँ, मुझे क्या करना है जल्दी से बताओ, क्योंकि मैं भी इस बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहती हूँ और इस घर में अपना राज भी जमाना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती, अगर बुढ़िया प्यार से नहीं बात माने तो एक तो भगने में खौलता हुआ पानी लेकर आना और उसको उसके हाथ को गर्म पानी में जलाने की धमकी देना, जिससे बुढ़िया अपने आप डर के मारे साइन कर देगी। और हाँ माँ, यह आइडिया तो अच्छा है, चलो ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। इतनी देर में मनोरमा जी नहाकर घर के अंदर आई तो देखा बहू आराम से सोफे पर बैठकर सेब खा रही है। मनोरमा जी को देखकर वो एक कुड़ल मुस्कान के साथ हंसते हुए कहती है, ले बुढ़िया खाएगी, ले खाएगी, ले खा ले। वो सेब को उनकी ओर फेंकते हुए बोलती है, जिससे मनोरमा जी डर जाती है। मनोरमा जी कहती है, बहू अब तो तुमने मुझे दूध गिराने की भी सजा दे दी, अब तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी बहू बोली, बुढ़िया तुझे खाना चाहिए तो एक काम कर, घर के कागज लेकर आ और उस पर साइन कर दे, फिर तुझे खाना पीना सब टाइम से दूंगी और तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, महारानी बनकर रहना। तभी मनोरमा जी मन ही मन सोचती है, अभी तो यह घर मेरे नाम है, तो बहू मेरी यह दुर्दशा कर रही है, खाना पीना सब हराम कर रखा है और घर की नौकरानी से भी बदतर मेरे साथ व्यवहार करती है। अगर मैंने साइन कर दिया तो ये मेरे साथ क्या करेगी, वो तो भगवान ही जानता होगा। यही सोचकर उन्होंने साइन करने को मना कर दिया, जिस पर बहू आग बबूला हो गई और बोली, बुढ़िया तुझे प्यार की भाषा नहीं समझ आती, तो ऐसा नहीं मानेगी, तो अभी रुक, मैं अभी आती हूँ, तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। यह दंदनाते हुए किचन में गई और एक भगोने में गर्म पानी खौलता हुआ पानी लेकर आके, जैसे कि उसकी माँ ने बताया था, वो उस भगोने को उसके आगे रखते हुए कहती है, बुढ़िया अब बता साइन करेगी या नहीं? अगर अपनी सलामती चाहती है तो जल्दी से साइन कर, वरना तेरा हाथ यही गर्म पानी में घुसा कर जला दूंगी। मनोरमा जी डरती नहीं है और तुरंत मना कर देते हैं। इसमें प्रिया मनोरमा जी का हाथ खींचकर जबरदस्ती गर्म भगोने में डालने लगती है और एक ही रट लगाए रखती है, साइन कर बुढ़िया साइन कर। तभी अचानक से मनोरमा जी का बेटा पीयूष पहुंच जाता है और वो अपनी माँ की ऐसी दयनीय हालत को देखकर आग बबूला हो उठता है। तभी वो चीख कर बोलता है, प्रिया। वो एकदम से पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पीयूष गुस्से में आकर प्रिया को एक जोरदार
थप्पड़ लगा देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? मैं न रहने पर तुम मेरी माँ के साथ ऐसा करोगे, मुझे पता ही नहीं था। प्रिया एकदम से घबरा जाती है और अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश करती है कि पीयूष फिर से एक जोरदार थप्पड़ प्रिया को लगा देता है। मेरी माँ अभी भी इतनी मोहताज नहीं कि वो अपने लिए कुछ न कर पाए। वो मेरे बिना भी आराम से अपने घर में बैठकर नौकर चाकर लगा कर रह सकती है। इतना तो इंतजाम पापा उनके लिए पहले से ही करके गए हैं, पर माँ है ना, वो अपनी ममता को कहाँ ले जाए? उन्हें तो यहाँ उनके बच्चों की ममता खींच लाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? लेकिन बस अब और नहीं, अपना बैग पैक करो और मैं अभी तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इतने में मनोरमा जी अपनी बेटे से बोला, बेटा तुम मेरे चक्कर में अपना घर मत उजाड़। वैसे भी मेरा कुछ नहीं पता, आज हो कल नहीं, लेकिन तुम्हारे आगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। पीयूष ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतने में पीयूष अंदर कमरे से प्रिया का सामान पैक कर बैग उसके पैरों पर पटक दिया और हाथ पकड़कर प्रिया को जबरदस्ती ले जाने लगा तो प्रिया मनोरमा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा मुझे अपनी एक बेटी की तरह प्यार किया और मैंने तो आपके साथ नौकरानी से भी की तरह सलूक किया। मैं बहुत लालची हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माइंदा कभी आपके साथ ऐसा नहीं करूँगी। बहुत गिड़गिड़ाने लगी, पर मनोरमा जी ने प्रिया को माफ़ कर दिया, लेकिन पीयूष उसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं था। वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती ले जाने लगा। प्रिया पीछे से मनोरमा जी को हाथ भगा के रोते हुए बोल रही थी, मम्मी जी ऐसा मत होने दीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपने पापा को क्या जवाब दूँगी? मेरे पापा पहले से ही दिल के मरीज है, अगर उन्हें यह सब कुछ पता चलेगा तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। यह सब देखकर मनोरमा जी को अपनी बहू पर तरस आ गया और वो बेटे के हाथ से बहू का सामान छीन लिया और प्रिया को उसके कमरे में वापस भेज दिया। तो पीयूष गुस्से में कुछ देर के लिए बाहर निकल गया, क्योंकि प्रिया ने मनोरमा जी के साथ जो किया वह सब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ ने बेटे को समझाया, बेटा बहू को माफ़ कर दे, अब बहू मिल गई है, सजा उसको। बेटे बहू के बीच सब कुछ सही न होते देख मनोरमा जी ने फैसला ले लिया। एक दिन मनोरमा जी सुबह सुबह उठी और अपना सामान अपने बैग में लगाने लगी और वो बैग सामान पैक कर ही रही थी कि तभी उनका बेटा भी आ गया। माँ को बैग लगाता हुआ देख पीयूष बोला, माँ आप कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा, बेटा बस मैं तुम्हारे पास इतने दिन ही रह सकती थी, मैं नहीं चाहती मेरे रहते तुम दोनों के बीच अनबन रहे। अब जब तुम्हें मेरी याद आए तो मुझसे मिलने मेरे गांव आ जाना, तुम्हारी माँ वहाँ तुम्हारा सदैव इंतज़ार करेगी। अभी तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ आओ। और कहकर अपना बैग उठाकर चलने ही लगती है कि प्रिया उनका सामान उनके हाथ से लेते बोलती, मम्मी जी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, अपनी गलती का प्रायश्चित आपकी सेवा करके करना चाहती हूँ। मनोरमा जी बोली, बहू मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, मेरे मन में अब तेरे लिए कोई घिन नहीं है। मम्मी जी अगर माफ़ कर दिया हो तो आप यहाँ से नहीं जाती, कुछ भी हो जाए मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर वो मनोरमा जी का सामान उनके कमरे में ले जाकर रख देती है और अब उनकी सेवा में दिन रात लग जाती है। और अब उनसे अपनी मम्मी से बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उनका आधा से आधा घर बिगाड़ने में उसकी मम्मी का ही हाथ था। पीयूष प्रिया को अपनी माँ के प्रति उसका सेवा भाव देखकर खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी प्रिया सच में सुधर चुकी है और वो अब यह सब देख प्रिया को भी माफ़ कर देता है। और इसी बीच एक खुशखबरी उनके घर में आ जाती है, प्रिया माँ बनने वाली होती है। अब तो परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। अब मनोरमा जी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखने लगती हैं, उसे टाइम से खाना देना, दवाई देना, देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं
और प्रिया एक बेटे को जन्म देती है, जिसे देखकर मनोरमा जी बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे सबको मिठाई बांटती है। और अब उनको एक पोते के रूप में एक खिलौना मिल चुका था, जिसके साथ वो दिन रात खेलती थी और उसकी परवरिश करती। बहू प्रिया को अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उसकी दादी ही दिन रात संभालती है और अब सब कोई मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में कई रिश्ते हमसे जुड़े होते हैं, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे खास और प्यारा होता है। माँ जो हमारा ख्याल रखने के साथ ही हमें काबिल इंसान बनाती है, अपनी हर ख्वाहिश को भूलकर हमारे ख्वाब पूरे करने का प्रयास करती है। बच्चा छोटा हो या फिर बड़ा, उसे कभी भी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो तकलीफ माँ को भी होती है। ऐसे में हमें अपनी माँ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए, लेकिन आजकल के अपनी बिजी शेड्यूल के कारण हम उनके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कुछ लोग करियर में तरक्की करने के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। भले ही आप जितना मर्जी दूर रहे, लेकिन माँ आपके बारे में सोचना बिल्कुल नहीं छोड़ती है। उसे हर वक्त फिक्र होती है कि आपने खाना खाया या नहीं, आपकी तबीयत कैसी है। इसलिए माँ की ममता का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। हमें अपनी माँ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। माँ की ममता अनुरूप होती है, जो हमें जीवन की हर मोड़ पे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। वो हमारी संघर्षों को दूर करने और सफलता की ऊंचाइयों को छूने में हमारी मदद करती है। माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती, वो हमेशा हमारे साथ होती है, चाहे हम कितने भी दूर हो। तो दोस्तों, मैं माँ बाप के ऊपर एक लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने उपवास रखा, लेकिन कबूल उसी का हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। कभी पूछा है तुमने अपने माँ बाप से कि इतने दर्द कैसे सह लेती हो, फिर भी खुशी बरकरार रहती है? माँ बाप के चेहरे पर कभी पूछा अंदर के दर्द क्यों बयान नहीं करते हो और हमें अपनी पर बिठा कर रखती हो और हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हो? बता दिया करो हमें भी कि इतने दर्द कैसे सह लेते हो। खुद अंधेरी में रहकर हमें रोशनी देती हो, फिर भी अपने दर्द किसी से नहीं कहती हो। गलती हर किसी से होती, हर कोई समझदार नहीं होता। जिंदगी भर पूजा करना तो माँ बाप की कि माँ बाप से बड़ा कोई यार नहीं होता। जिंदगी में माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। टूट जाए ख्वाब तो सपना पूरा नहीं होता। जिंदगी भर पूजा करना तो माँ बाप के, क्योंकि माँ बाप से बड़ा भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, जो पीयूष ने अपनी पत्नी के साथ किया, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।